ओके, हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आपकी ऑफलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रही हैं, इसलिए ऑनलाइन मॉड्यूल में आपको जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ वो है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, ठीक है, जो कि पढ़ना है सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 4th सेमेस्टर में। ठीक, लास्ट क्लास में मैंने आपको सब्जेक्ट का पूरा एक ओवरव्यू दिया था, सिलेबस का ओवरव्यू दिया था, मैंने बताया था हमने क्या क्या चीज़ें, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है और अब हमें क्या क्या चीज़ें इस सेमेस्टर में आकर के पढ़नी है। ठीक है, मैंने आपसे बताया कि क्या रीडिंग स्किल्स के बारे में पढ़ना है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेक्शन बचे हुए हैं, क्या राइटिंग स्किल्स हैं। ठीक, अच्छा, अब आज हम जो शुरू करेंगे वो पहला चैप्टर जो आपका है वो है प्रीपोजिशन। मैंने आपको बताया था 2 सेक्शन आपको पढ़ने हैं या ऑलमोस्ट 4 सेक्शन इस पार्ट में पढ़ने हैं। एक था प्रीपोजिशन, ठीक है, दूसरा था कंजंक्शन, ठीक है, और तीसरा था फ्रेमिंग क्वेश्चन, ठीक है, और चौथा था टेंस। ठीक, मैंने आपको पहले भी समझाया था जब लास्ट क्लास थी हमारी, तो मैंने आपको समझाया था पढ़ने आपको प्रिपेयर ये सारे पार्ट करने हैं। ये सारे पार्ट आप इससे पहले कि अपनी क्लासेस में भी पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये पता होगा ये सारी प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ में कम है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिकल या आपकी प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते। लेकिन ये उम्मीद है ऐसी कि अगस्त में ही आपके पेपर होंगे, तो सिलेबस कंप्लीट करना भी एक जिम्मेदारी है। तो उसके कारण हम आपको प्रीपोजिशन पार्ट में जो थ्योरी है, जो समझने लायक चीज़ें हैं, वो हम आपको एक बार रिकॉल करा रहे हैं। और उसके बाद जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, उम्मीद ऐसी है कि इस महीने में शुरू हो जाएंगी, यानी कि जून में, तो तब हम इन चीज़ों की क्लासेस में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे आपको पता है कि नाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, उसी तरीके से प्रीपोजिशन की डेफिनेशन मैं आपको जितना कंटेंट ये बताया मैं आपको उसके नोट्स ऑलरेडी भेज चुका हूँ। आगे की जो भी चीज़ें होंगी उसके नोट्स मैं भेजूंगा और उसके बाद मैं उसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन की जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच प्लेसेस बिफोर नाउन, प्रोनाउन और एनी फ्रेज to denote the relationship between subject and object। ठीक है, कहने का मतलब प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है, आप उसके नाम में ही पोजीशन लगा हुआ है कि उसकी इंपॉर्टेंस उसकी पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, बहुत जगहों पर प्रीपोजिशन लगता है, कई बार ऑब्जेक्ट के पहले लगता है, कई बार ऑब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन में आप देखेंगे कि कई टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, कंपाउंड होता है, सिंगल होता है, फ्रेजल होता है। ठीक, बहुत सारे टाइप के प्रीपोजिशन भी होते हैं, और भी कई टाइप होते हैं, बट आपके सिलेबस में हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं कर, जितने आपके क्वेश्चंस आते हैं हमें उतनी ही चीज़ों पर फोकस करना है। नहीं तो प्रीपोजिशन बहुत वाइड टॉपिक है, बहुत वाइड टॉपिक, कई टाइप से इसका इस्तेमाल होता है और सब चीज़ों को नहीं सिखाना, आपको सिर्फ वो सिखाना है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो प्रीपोजिशन मैंने जैसे बताया कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच का रिलेशनशिप शो करने के लिए हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर केस में। 100% श्योर नहीं है, मतलब 100% ट्रू नहीं है, बट आपके हिसाब से लगभग चीज़ें यही हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन। जैसे ये देखिए, राम इज स्टैंडिंग एट द डोर। अब ये वर्ड एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है जो कि पोजीशन बताता है। सपोज दैट, अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। राम इज स्टैंडिंग एट द डोर का मतलब हो गया दरवाजे, राम दरवाजे पर खड़ा है। ठीक, अब क्या दरवाजे के ऊपर जो लकड़ी का आपका प्लाई है, क्या उसके ऊपर खड़ा हो गया? नहीं, वो दरवाजे पर खड़ा है, दिख रहा है सामने से, और डोर तो ओपन है ना, तभी तो वो हमको दिखाई दे रहा है कि वो दरवाजे पर खड़ा है। ठीक, लेकिन अगर हम यहाँ पर एट की जगह ऑन का प्रयोग करें तो ये क्या सही होगा? नहीं सही होगा। इसलिए नहीं सही होगा क्यों? क्योंकि वो मान लेते हैं कि ये आपका दरवाजा है, तो राम कहीं यहाँ ऐसे खड़ा है, ना कि वो इसके ऊपर, इस प्लाई के ऊपर खड़ा है। अगर प्लाई के ऊपर होता तो हम ऑन लिखते। ठीक है, जैसे
हम बोले राम इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच, तब एट द बेंच नहीं होगा कि वो अपने कुर्सी पर, बेंच जिस पर आप बैठते उस पर खड़ा है। राम इज स्टैंडिंग ऑन द टेबल, मतलब राम मेज पर खड़ा है। ठीक है, जब मेज पर है, अब दरवाजे पर है तो एट और मेज पर है तो ऑन। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस था आपको समझाने के लिए। इसी तरीके से जब क्लास चलेगी तो हम आपको समझाएंगे कब कब कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसमें दो प्रीपोजिशन यूज किए गए हैं। सेंटेंस है व्हाइल गोइंग टू गोवा आई विल स्टे एट मुंबई। ठीक है, मैं इसीलिए जानबूझ के एग्जाम्पल भी वही उठा रहा हूँ जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वही एग्जाम्पल उठा रहा हूँ जो मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं, ताकि आप अगर बुक से पढ़ने की कोशिश करें या नोट्स देखने की कोशिश करें तो वीडियो लेक्चर से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, वाइल गोइंग टू गोवा, गोवा जाते समय आई विल स्टे एट मुंबई, मैं मुंबई में रुकूंगा। तो यहाँ पर वाइल गोइंग का रिलेशनशिप गोवा से दिखाने के लिए टू डायरेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, आई विल स्टे एट मुंबई एक प्रिसाइज लोकेशन, एक एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप इस कॉलेज में हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम एट MG पॉलिटेक्निक। बट उसी तरीके से जब आपको इलाहाबाद का रेफरेंस देना होगा तो आप बोलेंगे आई एम इन इलाहाबाद। ठीक, तो एट और इन का प्रयोग रिस्पेक्टिव टर्म्स में किया जाता है। ठीक है, चलिए हम आपको और चीज़ें बताएंगे। बहुत सारे प्रीपोजिशन है, उसको धीरे धीरे वन बाय वन, ये तो एग्जाम्पल्स हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमंग ब्रदर्स। आपको याद होगा इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स मतलब मिठाइयाँ भाइयों में बांट दो। एमंग, एमंग और बिटवीन दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो एमंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो से अधिक लोगों के बीच में किसी पर्टिकुलर चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। ठीक है, और जब सिर्फ दो लोग हों तो उसमें बिटवीन, जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट बिटवीन रमेश एंड सुरेश। तो अगर दो लोग हैं तो हम वहाँ बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि दो लोग हैं। और अगर दो से ज़्यादा लोग हैं, यहाँ ब्रदर्स मतलब नंबर डिफाइन नहीं कितने भाई, लेकिन ये श्योर है कि दो से ज़्यादा भाई हैं। जैसे डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स अमंग स्टूडेंट, की छात्रों के बीच में मिठाइयाँ बांट दी जाएं। ठीक है, तो ये हो गया क्या, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना था कि आप पोजीशनिंग क्या है, प्रीपोजिशन एग्जैक्टली वर्ड क्या है, कितने टाइप के प्रीपोजिशन होते हैं, ये अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको 4 टाइप के प्रीपोजिशन लिख के दिए हैं नोट्स में, बट आपको समझा यहाँ अभी सिर्फ 3 रहा हूँ मैं। देखिए पहला क्या है, सिंगल प्रीपोजिशन। ठीक, दूसरा क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन, तीसरा फ्रेज प्रीपोजिशन। जैसे मैंने बताया अभी उसमें एट आया। अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं प्रीपोजिशन के जो इंडिविजुअली यूज होते हैं, जैसे एट, इन, विथ, टू, इनके साथ कोई चीज़ नहीं लगती है। लेकिन जब कंपाउंड आता है तो इनके कई सारे मतलब होते हैं, सिर्फ एक सिंगल मतलब नहीं रहता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड प्रीपोजिशन। ठीक है, उसी तरीके से फ्रेजल प्रीपोजिशन, जैसे बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, जैसे आई हैव डन दिस वर्क जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैंने इस कार्य को किया सिर्फ तुम्हारे कारण। ठीक है, तो फ्रेज, एक फ्रेज का मतलब जैसे आपने सुना ना मुहावरे और लोकोक्तियां हिंदी में सुना होगा तो फ्रेज बोलते हैं। इंग्लिश में इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं। तो जब फ्रेज आता है आपको कोई चीज़ समझानी होती है। इंस्टेड का मतलब होता है के सिवाय, के बजाय। ठीक है, कंपाउंड का मतलब होता है जैसे अक्रॉस, ही क्रॉस्ड, ही रैन अक्रॉस द फील्ड, मतलब वह पूरी फील्ड से दौड़ता हुआ निकल गया। तो ये क्रॉस क्या दिखा रहा है कि पूरी ग्राउंड एक फील्ड है, उसके बीच से कहीं से क्रॉस करते हुए कोई व्यक्ति चला गया। ठीक है, आउटसाइड मतलब किसी पर्टिकुलर जगह के बाहर की बात हो रही है। ठीक है,
तो प्रीपोजिशन में पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन एक और कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको तभी बता पाऊंगा जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। आज आपको समझाना और बताना क्या था कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या है, रिटन फॉर्म में मैं आपको नोट्स में भेज चुका हूं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर आपको एग्जाम्पल्स दे दिए, समझा दिया, यही उद्देश्य था। बाकी प्रैक्टिस जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी तब हम शुरू करेंगे, ठीक है। जो कुछ और प्रैक्टिस के लिए कुछ और सेंटेंस में लेकर के आपको एक लेक्चर और प्रीपोजिशन का लूँगा, जिसमें मैं और कुछ प्रैक्टिस के लिए चीज़ें बताऊँगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैं आपको अब कुछ वोकैबुलरी वाला सेक्शन लिख करके उसके नोट्स आपको भेजना शुरू करूँगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, नोट्स बनाइए, क्योंकि जब क्लासेस चलेंगी तो हमारे पास समय बहुत कम रहेगा और बहुत कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच।